हम अक्सर ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं, पर क्या आप जानते हैं हमारे अर्थ की भी अपनी हिस्ट्री है। क्योंकि आज हमें अर्थ पर जितने भी लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं वो टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं। हमारे अर्थ अप्रोक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। इतने सालों में हमारे अर्थ पर बहुत से चेंजेस आए हैं और अर्थ पर हुए इन चेंजेस का रीजन है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। आपने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हमारे अर्थ के सरफेस पर बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडियन प्लेट जो आज एशिया का पार्ट है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। वो कभी ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट हुआ करती थी। मिलियन ईयर्स अगो इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटकर अलग हो जाती है। टूटने के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेट साउदर्न ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाती है, जबकि इंडियन प्लेट नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराती है। इस टकराव की वजह से फॉर्मेशन हुआ वर्ल्ड के टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस, जिन्हें हम हिमालयास के नाम से जानते हैं। इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट आज भी कंटिन्यू है, और अगर आप हिमालयास के ओरिजिन को और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। बट इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट की कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बेसिस पर 3 जियोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। जियोलॉजिकल से हमारा मतलब है अर्थ के सरफेस पर चेंजेस जो मेनली टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण होते हैं। ये फोर्सेस अर्थ के क्रस्ट को फोल्ड या उसे ब्रेक कर देते हैं, जिससे अर्थ के सरफेस पर फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स या डीप फॉल्ट्स का। इंडिया के जियोलॉजिकल रीजन को 3 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पेनिनसुलर ब्लॉक, नंबर 2 द हिमालयास एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, नंबर 3 इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। एक एक करके इन्हें थोड़ा डिटेल से जानते हैं। नंबर 1 द पेनिनसुलर ब्लॉक। पहले जानते हैं पेनिनसुला किसे कहा जाता है। ऐसा लैंड जो 3 साइड से पानी से कवर हो, जैसे कि इंडिया का साउदर्न पार्ट। इंडिया के इस पूरे पार्ट को पेनिनसुलर ब्लॉक कहा जाता है, जिसके साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में लाई करता है इंडियन ओशन। अगर बात करें इंडियन पेनिनसुला के एक्सटेंट की, मींस ये कहां तक फैला हुआ है, तो वो कुछ इस तरह है। इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री एक इरेगुलर लाइन की तरह है जो रन करती है गुजरात के कच्छ से दिल्ली के नियर अरावली रेंजेस तक। देन ये लाइन यमुना और गंगा के पैरेलल जाते हुए राजमहल हिल से गंगा के डेल्टा तक जाती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में कर्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेटू भी पेनिनसुलर ब्लॉक का ही पार्ट हैं। बट ये रेगुलर ना होते हुए इनके बीच वेस्ट बंगाल में एक बड़ा गैप है। इस गैप को कहा जाता है मालदा फॉल्ट। फॉल्ट से हमारा मतलब है रप्चर, जो पेनिनसुलर प्लेटू को नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाले प्लेटू से अलग करता है। बट ये फॉल्ट बना कैसे? एक्चुअल में इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से ये फॉल्ट डेवलप हुआ है। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटू और राजस्थान के आसपास डेजर्ट लाइक फीचर भी इसकी बाउंड्री बनाते हैं। तो ये था पेनिनसुलर ब्लॉक का एक्सटेंट। बट अगर बात करें पेनिनसुलर ब्लॉक के एज की, तो ये कैम्ब्रियन पीरियड से ही एग्जिस्ट करता है, जो कि एक रिजिड ब्लॉक की तरह खड़ा हुआ है। कैम्ब्रियन पीरियड ज्योग्राफी में सबसे पुराना पीरियड है। रिजिड ब्लॉक से हमारा मतलब है जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस ब्लॉक का वेस्टर्न कोस्ट का थोड़ा सा हिस्सा वाटर में सबमर्ज मीन डूब गया है। इसके अलावा टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, बट इन चेंजेस ने उसके ओरिजिनल बेस में कोई चेंज नहीं किया है। जैसे कि हम जान चुके हैं कि इंडियन पेनिनसुला एक टाइम पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था। उस टाइम पर इसमें बहुत से वर्टिकल मूवमेंट्स हुए। मींस जब इंडियन प्लेट ने नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू किया, तब इस प्लेट की मूवमेंट की वजह से फॉल्ट डेवलप हुए। इन फॉल्ट से फॉर्मेशन हुआ रिफ्ट वैली का और ब्लॉक माउंटेन्स का। नर्मदा, तापी और महानदी एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली का, जबकि सतपुरा रेंजेस एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स का। इनके अलावा पेनिनसुला में हमें बहुत से रेलिक्ट और रेजिडुअल माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, मींस जिनका टाइम के साथ इरोजन हो चुका है या वो टूट चुके हैं, जैसे कि अरावली रेंजेस, नालामाला हिल्स, जावदी हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पेलकोंडा रेंजेस और महेंद्रगिरी हिल्स। हिल्स बेसिकली उन्हें कहा जाता है जिनकी हाइट माउंटेन के कंपैरिजन में काफी कम होती है। पेनिनसुलर ब्लॉक के बाद दूसरा जियोलॉजिकल डिवीजन है द हिमालयास and the other peninsular mountains।
हिमालयाज जो नॉर्दर्न इंडिया का लार्ज पार्ट कवर करते हैं। इनके अलावा माउंटेन्स जो लाई करते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू में। इन माउंटेन्स का जोलॉजिकल स्ट्रक्चर यंग, वीक और फ्लेक्सिबल है। इससे हमारा क्या मतलब है? पहले बात करते हैं इन्हें यंग क्यों कहा जाता है। ये टर्म ज्यादातर हिमालयाज के लिए यूज किया जाता है, पर क्यों? एक्चुअल में अगर हम पेनिनसुला ब्लॉक की बात करें तो ये काफी ओल्ड है, रिजिड है और स्टेबल भी है। ये पार्ट कैम्ब्रियन पीरियड से ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, जबकि हिमालयस रेंजेस पहले एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। इनका फॉर्मेशन इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से हुआ है। इन दोनों प्लेट्स के टकराव के कारण ही प्लेट्स फोल्ड हो जाती हैं, जिससे जन्म होता है हिमालयास का। ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन बाकी माउंटेन से बाद में हुआ है और इसीलिए इन्हें यंग कहा जाता है, क्योंकि इन माउंटेन्स का फॉर्मेशन कुछ साल पहले ही हुआ है और इसी वजह से इन रेंजेस के पार्टिकल्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके अलावा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से इंडियन प्लेट अभी भी नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, जिससे हिमालयस की हाइट बढ़ रही है। बट अर्थक्वेक आने पर इसकी पीक टूटने लगी है और इसीलिए इन्हें यंग, वीक और फ्लेक्सिबल कहा जाता है। इन फोर्सेस की वजह से इन माउंटेन के अंदर फॉल्ट और थ्रस्ट प्लेन का डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। जब दो सेम डेंसिटी वाली प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वो फोल्ड हो जाती हैं। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। पर कई बार जब डिफरेंट डेंसिटी वाली प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब हैवी प्लेट नीचे और लाइट डेंसिटी वाली प्लेट ऊपर उठ जाती है, जिससे थर्स्ट प्लेन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब हम हिमालयस का फॉर्मेशन तो जान चुके हैं। इन हिमालयस के ऊपर फॉर्मेशन हुआ ग्लेशियर्स का और इन ग्लेशियर के मेल्ट होने से ओरिजिन हुआ रिवर्स का, क्योंकि इन माउंटेन के स्लोप काफी ज्यादा ग्रेडियंट था, जिस वजह से रिवर्स के तेज फ्लो ने इन माउंटेन्स को डाइसेक्ट मींस काटना शुरू कर दिया, जिससे माउंटेन में अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि गॉर्जेस, वी शेप वैली, वाटरफॉल्स एक्सेट्रा। इंडिया का थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। प्लेन से हमारा मतलब है समतल मैदान। इन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट को डिपॉजिट करने से। पर कैसे? इन प्लेन्स का फॉर्मेशन 64 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तब हिमालयस का फॉर्मेशन तो हुआ, बट ये फॉर्मेशन कई फेजेस में हुआ है, जिससे उनके फॉसिल्स में जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन मींस गड्ढा बन गया। अब इस डिप्रेशन को फिल किया उस सेडिमेंट ने जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र बहाकर लाया करती थी। इन रिवर्स के साथ साथ कुछ पेनिनसुलर रिवर जैसे कि चंबल, केन, बेतवा के द्वारा भी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया गया, जिससे ये डिप्रेशन ग्रेजुअली सेडिमेंट से फिल होने लगा। अब इन सेडिमेंट्स ने इस रीजन को काफी ज्यादा फर्टाइल और समतल बना दिया। इस एलुवियल डिपॉजिट की एवरेज डेप्थ थी 1000 to 2000 किलोमीटर। अब हम जान चुके हैं कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के टर्म्स में इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में वेरिएशन देखने को मिलता है। अब इसी से अफेक्ट होती है इंडिया की फिजियोग्राफी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। किसी भी एरिया का स्ट्रक्चर बहुत से प्रोसेसेस और डेवलपमेंट के स्टेजेस से होकर गुजरता है, जिससे उस एरिया की फिजियोग्राफी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, जिसके फिजिकल फीचर्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि इंडिया के नॉर्थ में बहुत सी माउंटेन रेंजेस हैं, जहां हमें पीक्स, ब्यूटीफुल वैलीज और डीप गॉर्जेस दिखाई देती हैं। और अगर हम इंडिया के साउथ में जाएं तो हमें देखने को मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, और इन दोनों के बीच में लाया करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। इंडिया के जियोलॉजिकल डिवीजन के बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में। अब इन माइक्रो वेरिएशन के आधार पर इंडिया की फिजियोग्राफी को डिवाइड किया जाता है फॉलोइंग पार्ट्स में। नंबर 1, द नॉर्दर्न एंड द नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स। नंबर 2, द नॉर्दर्न प्लेन्स। Number 3, the peninsular plateau. Number 4, the Indian desert. Number 5, the coastal plains. Number 6, the islands. इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में। द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स इंडिया के माउंटेन रेंजेस में शामिल है हिमालयास और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ये माउंटेन्स इंडिया की नॉर्दर्न पार्ट को कवर कर एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। ये रेंजेस नेपाल और भूटान को भी कवर करती हैं, बट हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उन रेंजेस की जो लाया करती हैं इंडिया में। हिमालयास द सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस मींस हिमालयास एक कंटिन्यूअस सीरीज की तरह है, जो कुछ इस तरह एक दूसरे के पैरेलल है। बट इन रेंजेस की जनरल ओरिएंटेशन क्या है, मींस ये किस डायरेक्शन में फैली हुई है, तो वो कुछ इस तरह है। अगर हम मैप को देखें तो हिमालयास इंडिया के इस पूरे पार्ट को कवर करते हैं,
जिसमें डायरेक्शन कुछ इस तरह है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये है इंडिया का नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट। इस हिसाब से हिमालयस लाई करते हैं इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में। मींस ये रेंजेस इस पार्ट में नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं। एक बार ध्यान से देखिए, अगर ये नॉर्थ है तो ये हुआ नॉर्थ वेस्ट, और अगर ये साउथ है तो ये हुआ हिमालयस का साउथ ईस्ट। इसलिए कहा गया है कि इस पार्ट में ये हिमालयस नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाई करते हैं। देन दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में ये रेंजेस लाई करती हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, कुछ इस तरह। ये है सिक्किम, और यहाँ स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं हिमालयस, जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं। अब अगर आए अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ ये लाई करते हैं कुछ इस तरह, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कुछ इस तरह। ये हुआ इन रेंजेस का साउथ वेस्ट, तो ये हुआ नॉर्थ ईस्ट। इस रीजन में ये रेंजेस नीचे की तरफ बेंड हो जाती हैं। एट लास्ट नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ ये रेंजेस लाई करती हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी ये नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं। तो ये तो बात हुई इन रेंजेस के जनरल ओरिएंटेशन की। अब अगर बात करें इन ग्रेटर हिमालयस के रेंजेस की, तो इसमें शामिल है ग्रेट हिमालयस, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, मिडिल हिमालयस जिन्हें हिमाचल के नाम से जाना जाता है, और आउटर हिमालयस जिन्हें कहा जाता है शिवालिक रेंजेस। ये रेंजेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन ग्रेटर हिमालयस की एवरेज लेंथ है 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और इनकी विड्थ है 160 से 400 किलोमीटर। इनकी विड्थ में काफी ज्यादा वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में इनकी विड्थ 400 किलोमीटर, जबकि ईस्ट में इनकी विड्थ 160 किलोमीटर तक है। हिमालयस एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग वॉल की तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच खड़े हुए हैं, जो केवल एक फिजिकल बैरियर ही नहीं, इंडिया के क्लाइमेटिक, ड्रेनेज और कल्चर को भी डिवाइड करते हैं। क्लाइमेटिक इसलिए क्योंकि ये रेंजेस साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को इंडिया में आने से रोक देती हैं, एज वेल एज मॉनसून विंड जो ऑरिजिनेट होती हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से। ये रेंजेस उन्हें आगे जाने से रोक देती हैं, जिस वजह से इंडिया में अराइवल होता है मॉनसून का। ड्रेनेज इसलिए क्योंकि यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं बहुत सी रिवर, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। इन सब के अलावा ये रेंजेस कल्चर को भी डिवाइड कर देती हैं, जैसे कि इस पार्ट में रहने वालों का कल्चर यहाँ रहने वालों से काफी अलग है। अब इन हिमालयन रेंजेस में हमें लार्ज स्केल में रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलती है। इन रेंजेस को रिलीफ और जियोमॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर फर्दर सब डिवीजन किया जाता है, जो कुछ इस तरह है। नंबर 1 कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, नंबर 2 हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस, नंबर 3 दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस, नंबर 4 अरुणाचल हिमालयस एंड नंबर 5 ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। हम इन सारे रीजन को डिटेल से स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के ओरिएंटेशन के बारे में। इन रेंजेस का रिलीफ और जियोमॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर फर्दर सब डिवीजन किया जाता है, जैसे कि द कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस, अरुणाचल हिमालयस, एट लास्ट ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। रेंजेस जो लाई करती हैं इंडिया के इस पार्ट में, उन्हें जाना जाता है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के नाम से। इस रीजन में बहुत से रेंजेस हैं, बट रेंजेस एक्चुअल में किसे कहा जाता है? माउंटेन्स की फैली एक लंबी सीरीज को रेंजेस कहा जाता है, कुछ इस तरह। मींस जब माउंटेन एक दूसरे से सटे हों, इन माउंटेन को इनके बीच में पड़ने वाली वैली या पासेस एक दूसरे से अलग करते हैं। हिमालयन रेंजेस को ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रांस हिमालयस, ग्रेट, मिडिल और आउटर हिमालयस। ट्रांस हिमालयस लाई करते हैं ग्रेट हिमालयस के नॉर्थ में, बट हिमालयस में मेनली ग्रेट, मिडिल और आउटर हिमालयस को ही शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर फॉर्मेशन के बेसिस पर देखा जाए तो ट्रांस हिमालयस का फॉर्मेशन काफी सालों पहले हो चुका था, जबकि ग्रेटर हिमालयस का ओरिजिन इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से करीब 40 से 50 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है। बट ट्रांस हिमालयस को जानना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए क्योंकि काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल रेंजेस जो इस रीजन में लाई करती हैं, वो पार्ट है ट्रांस हिमालयस का, जिसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी मेजॉरिटी ऑफ रेंजेस लाई करती हैं तिब्बत में। अब क्योंकि ट्रांस हिमालयस का फॉर्मेशन ग्रेटर हिमालयस से पहले हो चुका था, और इसीलिए यहाँ पाए जाने वाले रॉक्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि ट्रांस हिमालयस में पाए जाने वाले रॉक्स काफी ओल्ड हैं,
जबकि ग्रेटर हिमालयस में पाए जाने वाले रॉक्स इनके कंपैरिजन में नए हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीर पंजाल रेंजेस जो कि ट्रांस हिमालयस का पार्ट थी, बट यहाँ कुछ जोग्राफर्स को बहुत से नए रॉक्स मिले हैं और इसीलिए पीर पंजाल को लेजर हिमालयस का पार्ट कहा जाता है। एक बार दोबारा देखते हैं इस रीजन में लाए करने वाली सीरीज ऑफ रेंजेस जो हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब इन कश्मीर हिमालयस के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाया करता है कोल्ड डेजर्ट। ये कोल्ड डेजर्ट लाया करता है काराकोरम और ग्रेटर हिमालयस के बीच में। मेनली लद्दाख ही ऐसा रीजन है जिसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर ये रीजन बर्फ की मोटी परतों से कवर रहता है, जिस वजह से ये एरिया काफी ज्यादा बैरन है, जहां बहुत कम वेजिटेशन दिखाई देती है और इसीलिए इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। अब अगर थोड़ा और आगे चले तो इन ग्रेट हिमालयस और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में लाया करती है बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर और डल लेक। इस रीजन में बहुत से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि बालतोरो और सियाचिन ग्लेशियर। ये कश्मीर हिमालयस फेमस है करेवा फॉर्मेशन के लिए, बट ये है क्या? लॉन्ग ईयर्स अगो यहाँ इस रीजन में लेक्स हुआ करती थी, बट लगातार ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से जब ये ग्लेशियर्स नीचे की तरफ आते हैं तो इनके अंदर बहुत सी चट्टानें भी आती हैं। बेसिकली इन्हें मोरेन्स कहा जाता है। इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होकर नीचे आ जाने की वजह से ये लेक्स धीरे धीरे इन सेडिमेंट से फिल होती रही और एक टाइम पर पूरी तरह फिल हो जाने से ये एरिया काफी ज्यादा स्वैम्पी मींस दलदली बन गया। इन शॉर्ट इन रीजन में एल्यूवियल सॉइल और सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होना। कश्मीरी डायलेक्ट में करेवास का मीनिंग है एन एलिवेटेड टेबल लैंड। ये रीजन काफी ज्यादा फर्टाइल होता है और इसीलिए इस करेवा को यूज किया जाता है जाफरान मींस सेफ्रॉन के कल्टीवेशन के लिए। इन करेवास का फॉर्मेशन पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयस के बीच में हुआ है, जहां लाई करती है वैली ऑफ कश्मीर। इस रीजन में बहुत से पासेस भी हैं, मींस दो माउंटेन्स के बीच का गैप। यहाँ के इंपॉर्टेंट पासेस है जोजिला पास जो लाया करता है ग्रेटर हिमालयस में, बनिहाल पास पीर पंजाल रेंजेस में, फोटूला पास जो लाया करता है जांस्कर रेंजेस में और खारदुंगला पास जो लाया करता है लद्दाख रेंजेस में। यहाँ पर पाए जाने वाली फ्रेश वाटर लेक्स हैं डल और वुलर लेक, जबकि सॉल्ट वाटर लेक हैं पैंगोंग सो और सो मोररी। इस रीजन से होकर गुजरती है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम और चेनाब। इंडस बेसिकली ओरिजिनेट होती है तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास बोकरचू ग्लेशियर के पास से। देन ये एंटर करती है लद्दाख में। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस को जाना जाता है उसकी ब्यूटी के लिए, जो बहुत से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर बहुत से फेमस पिलग्रिमेज मींस तीर्थ स्थल भी है, जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ केव्स, चरार शरीफ। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। अब लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को दो अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, बट 5 अगस्त 2019 से पहले ये स्टेट हुआ करती थी। अब बात करते हैं यहाँ से ड्रेन होने वाली झेलम के बारे में, जो इस रीजन में अपनी यूथफुल स्टेज में ही मिएंडर बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अलग क्या है, क्योंकि रिवर्स तो मिएंडर बनाती ही हैं। एक्चुअल में ज्यादातर रिवर्स मिएंडर को फॉर्म करती हैं जब वो मैच्योर स्टेज में होती हैं। मिएंडर इस तरह की शेप को कहा जाता है। इनका फॉर्मेशन मेनली तब होता है जब रिवर प्लेन्स में एंटर करती है। फिर झेलम अपने यूथफुल स्टेज में मिएंडर को कैसे फॉर्म करती है, तो इसका रीजन है करेवा, जिनके बारे में हमने अभी जाना। इन करेवास का बेस काफी ज्यादा वीक होता है, जिस वजह से रिवर का तेज फ्लो इन एरियाज में मेंडर को फॉर्म करता है। इस रीजन के साउदर्न मोस्ट पार्ट में पाई जाती है बहुत सी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, जिन्हें दून के नाम से जाना जाता है, जैसे कि जम्मू दून, पठानकोट दून एटसेट्रा। तो ये थे हमारे कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस। लास्ट वीडियो में हमने बात की कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के बारे में, जो लाई करते हैं इंडिया के इस रीजन में। इस वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया के इस रीजन में पड़ने वाली हिमालयन रेंजेस को जाना जाता है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस के नाम से। ये रेंजेस कवर करती हैं हमारे दो स्टेट्स, हिमाचल और उत्तराखंड, और इसीलिए इन्हें हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस के नाम से जाना जाता है। ये रीजन अप्रोक्सीमेटली लाई करता है रावी और काली रिवर के बीच। काली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती है, क्योंकि ये रिवर इंडिया को नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर से अलग करती है।
हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस को ड्रेन किया जाता है दो मेजर रिवर सिस्टम के द्वारा। पहला रिवर सिस्टम है इंडस रिवर सिस्टम। रिवर इंडस ऑरिजिनेट होती है तिब्बत के बोकुरचू ग्लेशियर के नियर से, देन लद्दाख में एंटर करते हुए पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती है। बट इंडस के 5 मेन ट्रिब्यूटरीज में से रावी, ब्यास और सतलुज इस रीजन से फ्लो करती हैं, जबकि इंडस, झेलम और चिनाब ड्रेन्ड होती है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय से, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। और दूसरा रिवर सिस्टम है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना और घाघर। हिमाचल हिमालयस के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट का एक्सटेंशन लद्दाख कोल्ड डेजर्ट तक है। मींस इन रेंजेस का नॉर्दर्न मोस्टर्न पार्ट लद्दाख कोल्ड डेजर्ट से टच करता है। हिमालयन रेंजेस के तीनों सेक्शन इस रीजन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयास जिन्हें हिमाद्री भी कहा जाता है, मिडिल यानी लेजर हिमालयास जिन्हें लोकली हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है, और इनके साउथ में है शिवालिक रेंजेस। इस सेक्शन में लेजर हिमालयस का ऑल्टीट्यूड 1000 से 2000 मीटर के बीच में है। इन रेंजेस ने ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया था, क्योंकि समर के टाइम पर प्लेन्स में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से वो इन हिल्स पर सेटल हो जाया करते थे, जिस वजह से आज हमें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कोसानी एटसेट्रा। और कुछ कंटोनमेंट और हेल्थ रिजॉर्ट हैं, जैसे कि शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत एटसेट्रा को इन रीजन में डेवलप किया गया। फिजियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीजन के दो डिस्टिंग्विश फीचर हैं। फर्स्ट इज शिवालिक और सेकंड इज दून फॉर्मेशन। शिवालिक इसलिए क्योंकि जब हिमालयस का ओरिजिन हुआ तब सेडिमेंट्स के फोल्ड होने से ग्रेट हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, देन मिडिल हिमालयस का। बट शिवालिक रेंजेस का फॉर्मेशन रिवर के द्वारा लगातार बहाकर लाए गए सेडिमेंट से हुआ है। शिवालिक रेंजेस इस रीजन में ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे फीचर्स की, तो वो है दून फॉर्मेशन। बेसिकली दो रेंजेस के बीच के वैली को दून कहा जाता है, जहां आपको सेटलमेंट देखने को मिलता है। और इस रीजन में लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट दून है चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून। इन सब में से देहरादून सभी दून में से लार्जेस्ट दून है, जिसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ है 35 टू 45 किलोमीटर और विड्थ है 22 से 25 किलोमीटर। अब अगर बात करें यहाँ रहने वाले लोगों की, तो ग्रेट हिमालयस की वैली में मोस्टली रहते हैं भूतियास, जो कि एक नोमैडिक ग्रुप है। नोमैडिक उन्हें कहा जाता है जो किसी एक जगह पर न रहकर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। इनके पास याक, शीप, गोट्स जैसे कई एनिमल्स होते हैं। समर के टाइम पर ये लोग इन वैलीज में ऊपर की तरफ यानी बुग्याल्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। बट ये बुग्याल्स आखिर है क्या? विंटर के टाइम पर स्नोफॉल होने से ये रीजन बर्फ की मोटी परतों से कवर हो जाता है, जबकि समर के टाइम पर स्नो के मेल्ट हो जाने की वजह से ये वैलीज ग्रीन ग्रासेस से कवर हो जाती हैं, और इसी ग्रास को कहा जाता है बुग्याल। और इसीलिए ये नोमैडिक ग्रुप समर में इन बुग्याल्स में माइग्रेट कर जाते हैं, जिससे ये अपनी एनिमल्स को फीड करा सके, जबकि विंटर में ये लोग दोबारा इन वैलीज से नीचे की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। इस रीजन में लोकेटेड है बहुत ही फेमस वैली ऑफ फ्लावर, और यही लाए करते हैं बहुत से पिलग्रिमेज, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। और इस रीजन में आपको देखने को मिलते हैं बहुत ही फेमस पंचप्रयाग। प्रयाग मेनली उस जगह को कहा जाता है जहां मेनली दो रिवर का मिलन होता है। ये पंचप्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इन प्रयाग के बारे में डिटेल से हम चैप्टर 3 में जानेंगे। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज के बाद आते हैं इन हिमालयन रेंजेस के थर्ड डिवीजन दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज पर। इस पूरे रीजन में फैली ये हिमालयन रेंजेस कवर करती हैं नेपाल और भूटान को भी। बट हम इस चैप्टर में सिर्फ जानेंगे उस डिवीजन के बारे में जो लाई करता है इंडिया में। सो लेट्स स्टार्ट। हिमालयाज जो लाई करते हैं इंडिया के इस रीजन में, उन्हें जाना जाता है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज के नाम से। हिमालयाज की ये रेंजेस कवर करती हैं सिक्किम और दार्जिलिंग को। दार्जिलिंग पार्ट है वेस्ट बंगाल का। बेसिकली दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है जो जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए। इस रीजन में पड़ने वाली हिमालयन रेंजेस के वेस्ट पर है नेपाल हिमालयाज, जबकि ईस्ट में है भूटान हिमालयाज। हिमालयाज की ये रेंजेस नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट में पड़ने वाली रेंजेस के रिलेटिवली स्मॉल है, बट ये हिमालयाज का
मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है। बट क्यों? तो इसके बहुत से रीजन है, जैसे कि यहाँ से फ्लो करती है तिस्ता रिवर, जो जानी जाती है अपने तेज फ्लो के लिए। ये रिवर सिक्किम के नॉर्थ में सिचुएटेड सोलैमो लेक से ओरिजिनेट होती है। देन सिक्किम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल से फ्लो करते हुए जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। इस रीजन में लाई करती है वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, और यहाँ मौजूद है बहुत सी डीप वैलीज भी। अगर बात करें यहाँ रहने वाले लोगों की, तो इस रीजन के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं लेप्चा ट्राइब्स के लोग, जबकि साउदर्न पार्ट में पर्टिकुलरली जहाँ लाई करता है दार्जिलिंग, वहाँ रहती है मिक्स्ड पॉपुलेशन, जैसे कि नेपालीज, बंगालीज एंड ट्राइबल्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ की फिजिकल कंडीशन, जिसका एडवांटेज ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा उठाया, जैसे कि यहाँ के मॉडरेट स्लोप्स का होना। मींस यहाँ के स्लोप्स बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है। यहाँ पर पाए जाने वाली थिक सॉइल, जो ऑर्गेनिक कंटेंट में काफी ज्यादा रिच है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर्स, मींस यहाँ पड़ने वाला रेनफॉल और यहाँ पड़ने वाली माइल्ड विंटर्स। इस आइडल फिजिकल कंडीशन की वजह से यहाँ ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया टी प्लांटेशन को, और टी प्लांटेशन के लिए ही सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल लोगों को यहाँ लेबर के रूप में लाया गया था। इसीलिए दार्जिलिंग में सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल लोगों की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। आज भी देखा जाए तो ये रीजन फेमस है टी प्लांटेशन के लिए। अगर इस रीजन को हिमालयाज के अदर रीजन से कंपेयर करें, तो हमें यहाँ शिवालिक रेंजेस का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में था। क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, हिमालयन रेंजेस के फॉर्मेशन के दौरान ग्रेट और मिडिल हिमालयाज का फॉर्मेशन तो हुआ, बट आउटर हिमालयाज यानी शिवालिक रेंजेस का फॉर्मेशन मिलियन ईयर्स तक रिवर के द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट से हुआ है। शिवालिक रेंजेस हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल में लाया करती हैं, बट इस रीजन में नहीं। इस रीजन में सिर्फ ग्रेट और मिडिल हिमालयाज देखने को मिलते हैं। शिवालिक रेंजेस की जगह यहाँ हमें देखने को मिलता है द्वार फॉर्मेशन। बट ये है क्या? द द्वार आर द फ्लड प्लेन इन द रीजन अराउंड द हिमालयाज। बेसिकली हिमालयाज के आसपास के रीजन, नॉर्थ ईस्ट के असम स्टेट और वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में पड़ने वाले फ्लड प्लेन्स को द्वार कहा जाता है। द्वार का अल्टीट्यूड वरी करता है। द्वार का अल्टीट्यूड मिनिमम 90 मीटर और मैक्सिमम 1750 मीटर तक हो सकता है। बेसिकली जहां हिमालयाज खत्म होते हैं, उनके आगे हमें जेंटल स्लोप्स देखने को मिलते हैं। इन जेंटल स्लोप्स पर हमें इनफ क्वांटिटी में एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है, जो रिवर्स के द्वारा बहाकर लाया जाता है। इन जेंटल स्लोप्स को ही द्वार कहा जाता है, और ये द्वार टी गार्डन के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होते हैं। इन सब के अलावा सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज जाने जाते हैं अपनी सीनिक ब्यूटी और रिच फ्लोरा और फौना के लिए। पर्टिकुलरली हमें यहाँ देखने को मिलते हैं वेरियस टाइप ऑफ ऑर्चिड। अब तक हम कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज और दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जानेंगे इंडिया में लाई करने वाले हिमालयाज के फोर्थ डिवीजन के बारे में, जिसे जाना जाता है अरुणाचल हिमालयाज के नाम से। सो लेट्स स्टार्ट। हिमालयाज जो लाई करते हैं इंडिया के इस रीजन में, उन्हें कहा जाता है अरुणाचल हिमालयाज, क्योंकि हिमालयाज की रेंजेस कवर करती हैं हमारे इंडिया के ईस्ट में पड़ने वाले स्टेट अरुणाचल प्रदेश को। यहाँ पर पड़ने वाली ये रेंजेस एक्सटेंड करती है भूटान हिमालयाज से इंडिया के ईस्ट में पड़ने वाले देवू पास तक, और इस पूरे रीजन को ही कहा जाता है अरुणाचल हिमालयाज। इन रेंजेस का जनरल ओरिएंटेशन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ इस तरह है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। इस रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, कांगतू और नामचा बरवा। अगर स्पेसिफिकली बात करें नामचा बरवा की, तो वो इस रीजन की मोस्ट इम्पोर्टेंट पीक कही जा सकती है, क्योंकि इस पीक की वजह से इंडिया में एंट्री होती है ब्रह्मपुत्र रिवर की। पर कैसे? ब्रह्मपुत्र रिवर जो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास चेमायुदन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ये रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए नामचा बरवा के चारों ओर यू टर्न लेती है और एंटर करती है इंडिया में, जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा जाना जाता है अपने यू शेप बेंड के लिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, जो उसे आगे की तरफ फ्लो करने से रोकता है, जिस वजह से इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर की एंट्री होती है। ब्रह्मपुत्र के अलावा यहाँ से कई और रिवर्स भी फ्लो करती हैं, जिनका तेज फ्लो इन रेंजेस को डाइसेक्ट करता है, जिस वजह से यहाँ बहुत से जियोलॉजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि गॉर्ज। बट गॉर्ज आखिर है क्या?
इस तरह के शेप को गॉर्ज कहा जाता है, जिसे नेचुरली रिवर्स का तेज फ्लो क्रिएट करता है। ये काफी नैरो डीप वैलीज होती हैं और इसके साइड्स काफी ज्यादा स्टीप होते हैं। जब रिवर्स का तेज फ्लो लगातार किसी लैंडस्केप को कट करता है तब फॉर्मेशन होता है गॉर्ज का। बेसिकली ये वैलीज की तरह बहुत ज्यादा वाइड ना होकर ये नैरो और बहुत ज्यादा डीप और स्टीप होता है। ब्रह्मपुत्र के अलावा इस रीजन से फ्लो करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कामेंग, सुबानसिरी, दिहांग एंड लोहित। यहाँ से फ्लो करने वाली ये सभी रिवर पेरिनियल रिवर्स हैं, मींस वो रिवर्स जिनमें साल भर पानी रहता है, जो कभी ड्राई नहीं होती है। और ऐसा होने का रीजन है इनका सोर्स, मींस जहां से ये ऑरिजिनेट होती है। हिमालय से फ्लो करने वाली ये सभी रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर से, और जैसे जैसे ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं रिवर्स का फ्लो बढ़ता रहता है और इसी वजह से इन रिवर्स को पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है। अब क्योंकि इन रिवर्स का फ्लो काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से हमारे कंट्री के पास हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने का पोटेंशियल है, मींस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ध्यान दें, हमने यहाँ बात की पोटेंशियल की, मींस नियर फ्यूचर में ऐसा किया जा सकता है, बट अभी हम उसे पूरी तरह अचीव नहीं कर पाए हैं क्योंकि इन रीजन्स का टेरेन काफी ज्यादा टफ है। साथ ही कनेक्टिविटी जो इन रीजन को डेवलप करने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इंडिया के मेन लैंड से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को जो रास्ता जोड़ता है वो काफी ज्यादा नैरो है, जिसे कहा जाता है चिकन नेक कॉरिडोर। इस लैक ऑफ कनेक्टिविटी की वजह से इन रीजन में अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए ज्यादा डैम्स को बिल्ड नहीं किया जा सका है। अब आते हैं यहाँ रहने वाले लोगों पर, जो कि अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। पर क्यों? क्योंकि इन रीजन में रहते हैं बहुत से एथनिक ट्राइब्स के लोग, जिसमें से वेस्ट टू ईस्ट में कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं, मोम्पा, अबोर, मिश्मी, निशी एंड नागास। इनमें से ज्यादातर कम्युनिटीज प्रैक्टिस करती हैं ज़ूमिंग, जिसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। इसे कहा जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इस तरह के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में पहले किसी भी लैंड की वेजिटेशन को क्लियर कर उसे बर्न कर दिया जाता है, क्योंकि जली हुई वेजिटेशन की ऐश यानी राख लैंड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, जो क्रॉप्स के ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। देन जब लैंड अपनी फर्टिलिटी खोने लगती है, देन उसकी फर्टिलिटी रीजनरेट होने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है और फार्मर्स लैंड को क्लियर करने के लिए दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं। अब अगर इस रीजन में पाए जाने वाले बायोडायवर्सिटी की बात करें तो ये रीजन बायोडायवर्सिटी में बहुत ज्यादा रिच है और यहाँ के इस बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं यहाँ पर रहने वाले इंडिजिनियस कम्युनिटीज, जो कि नेचर के बेहद करीब हैं और वर्शिप करते हैं इस नेचर की। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा, यहाँ के टोपोग्राफी काफी ज्यादा रग्ड है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो इंट्रैक्शन किया जाता है वो द्वार रीजन के थ्रू किया जाता है, थ्रू अरुणाचल एंड असम बॉर्डर्स। द्वार के बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। अब तक हम हिमालयस के सारे डिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिमालयस के लास्ट डिवीजन ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हिमालयन माउंटेन सिस्टम का ये पार्ट जो लाई करता है इस रीजन में, उन्हें कहा जाता है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। इनका जनरल अलाइनमेंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में कुछ इस तरह है। अब ध्यान दें तो यहाँ माउंटेन और हिल्स दोनों टर्म्स का यूज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि माउंटेन्स और हिल्स में कई ब्रॉड डिफरेंसेस हैं, जैसे कि कुछ मेन डिफरेंसेस हैं। माउंटेन्स जिनका एलिवेशन हिल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा माउंटेन्स की पीक पॉइंटेड जबकि हिल्स की पीक राउंडेड होती है। और इस रीजन में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ऐसी कई हिल्स हैं जिन्हें डिफरेंट लोकल नेम से जाना जाता है, जैसे कि पटकई बूम, नागालैंड में पड़ने वाली नागा हिल्स, मणिपुर में लाई करने वाली मणिपुर हिल्स, और हिल्स जो लाई करती हैं मिजोरम में उन्हें जाना जाता है मिजो और लुशाई हिल के नाम से। लुशाई इसलिए क्योंकि एक टाइम पर नॉर्थ ईस्ट के इस पूरे रीजन को कहा जाता था असम, जिसके इस पार्ट में लाई करता था लुशाई डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए इन्हें लुशाई हिल्स भी कहा जाता है। अब इस पूरे रीजन में पड़ने वाली ये हिल्स काफी लो हैं, मींस इनका एलिवेशन काफी कम है। अब अगर बात करें यहाँ के लोगों की, तो इस रीजन में रहती हैं बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज जो प्रैक्टिस करती हैं ज़ूम कल्टीवेशन। ज़ूम कल्टीवेशन के बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं, जिसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर पड़ने वाली ये रेंजेस कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इन रेंजेस को सेपरेट करती हैं यहाँ से फ्लो करने वाली बहुत सी रिवर।
जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है बराक रिवर, जिसे इस रीजन में सूरमा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये रिवर फ्लो करती है मणिपुर और मिजोरम से। देन ये रिवर जाकर मिलती है बांग्लादेश में मेघना रिवर से। और अगर अब स्पेसिफिकली बात करें मणिपुर की फिजियोग्राफी की, तो वो काफी ज्यादा यूनिक है और इसे यूनिक बनाती है यहाँ पड़ने वाली लेक, जिसका नाम है लोकतक लेक। पर क्यों? क्योंकि ये लेक फेमस है फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए, जिन्हें फुमडिस कहा जाता है। ये फुमडिस कॉम्बिनेशन है वेजिटेशन, सॉइल और अदर ऑर्गेनिक मैटर्स का, जो लेक के सरफेस पर फ्लोट करते हैं। ये देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और इसके अलावा ये बहुत से फ्लोरा और फौना को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस लेक के चारों ओर लाए करते हैं माउंटेन्स। मणिपुर के बाद बात करते हैं मिजोरम की, जिसे जाना जाता है मोलासिस बेसिन के लिए, जो बनता है सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से। बट ये मोलासिस बेसिन आखिर है क्या? मिजोरम में पड़ने वाले माउंटेन्स के पैरेलल हमें छोटे छोटे हिल्स देखने को मिलते हैं, जिनका फॉर्मेशन इन माउंटेन्स से टूटकर आइस सेडिमेंट से या रोल डाउन हुए सेडिमेंट से हुआ है और इसीलिए मिजोरम को लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये हिल्स काफी ज्यादा लो होती हैं। इन माउंटेन्स और हिल्स के बीच में फॉर्मेशन होता है बेसिन्स का, जो सेडिमेंट से फिल हो जाती हैं, जो काफी ज्यादा फर्टाइल होता है और इसी को कहा जाता है मोलासिस बेसिन। इन बेसिन की सॉइल काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, जो इन बेसिन में डिपॉजिट हो जाती है। अब अगर बात करें नागालैंड की, तो यहाँ से फ्लो करती हैं बहुत सी रिवर्स, जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। इसके अलावा बराक रिवर, जो फ्लो करती है मणिपुर और मिजोरम से। इस रीजन से फ्लो करने वाली 2 रिवर्स ट्रिब्यूटरी हैं बराक रिवर की। देन ये सारी रिवर्स जाकर मिलती हैं मेघना रिवर से। इन सब के अलावा इस रीजन से फ्लो करने वाली बहुत सी ऐसी रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ मींस फ्लो करती हैं म्यांमार की तरफ। ये रिवर जाकर मिलती है म्यांमार से फ्लो करने वाली रिवर चिंडविन रिवर से। इसीलिए इन रिवर को चिंडविन रिवर की ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है। देन ये रिवर्स ज्वाइन करती हैं म्यांमार की इरावदी रिवर को। तो ये थे ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। फाइनली हम इंडिया में लाई करने वाले हिमालयस के सारे डिवीजन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स पर। प्लेन्स मेनली लैंड का फ्लैट एरिया, फॉर एग्जांपल इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स, जिनका फॉर्मेशन रिवर्स के द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट से हुआ है। सेडिमेंट्स को बहाकर लाने वाली यहाँ की 3 मेन रिवर्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इनकी एवरेज विड्थ है 150 to 300 किलोमीटर। इन प्लेन्स के रिलीफ फीचर के बेसिस पर इन्हें नॉर्थ टू साउथ 3 मेजर जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये 3 मेजर जोन्स हैं भाबर, तराई और एल्यूवियल प्लेन्स। इन एल्यूवियल प्लेन्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है खादर और भांगर में, बट हम अक्सर भाबर, तराई, खादर और भांगर जैसे टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 4 टर्म्स को डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं हिमालय की रिवर जैसे कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर से। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंजेस से गुजरते हुए ये रिवर्स अपने साथ कैरी करती हैं बहुत सारा सेडिमेंट, जैसे कि कंकड़, पत्थर या बड़े बड़े बोल्डर्स, सैंड और सिल्ट भी। पहाड़ों पर इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिससे ये कटाव का काम करती हैं। पर जैसे जैसे ये शिवालिक रेंजेस के फुट पर पहुंचती हैं, ये शुरू करती हैं डिपोजिशन मीन्स जमाव का काम और बनाती हैं सबसे पहले भाबर बेल्ट। भाबर ये वो एरिया है जो शिवालिक रेंजेस के फॉथिल्स में 8 to 16 किलोमीटर के बड़े बड़े बोल्डर यानी पत्थरों की नैरो बेल्ट से बनता है। जम्मू कश्मीर में इस एरिया की विड्थ है 16 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 8 किलोमीटर। रिवर्स अपने साथ जितने भी पत्थर या चट्टानें अपने साथ बहा कर लाती हैं, उन्हें शिवालिक के फॉथिल्स पर डिपॉजिट कर देती हैं, जिस वजह से रिवर्स इन बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे से बहना शुरू कर देती हैं और नदी इस एरिया में डिसअपेयर मीन्स दिखाई देना बंद हो जाती है। इसी भाबर बेल्ट के साउथ में है तराई बेल्ट या तराई रीजन, जिसकी विड्थ है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 किलोमीटर। ये वो रीजन है जहाँ रिवर्स दोबारा रीइमर्ज मीन्स दोबारा दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि भाबर बेल्ट में रिवर बड़े बड़े बोल्डर्स को ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुकी है। अब वो अपने साथ कैरी करती है सैंड, सिल्ट और डेब्रिस मीन्स छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। ये रीजन काफी वेट और स्वाम्पी मीन्स दलदली होता है।
जिस वजह से यहाँ पर लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट एरियाज, वेजिटेशन और रिच वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। ओवर द ईयर्स इस रीजन को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया गया। अब तराई बेल्ट के साउथ में है एल्यूवियल प्लेन्स, जो मेनली ओल्ड और न्यू एल्यूवियल सॉइल के डिपॉजिट से बने हैं, जिसे भांगर और खादर कहा जाता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? मानसून आने पर रिवर्स हर साल अपने कोर्स को बढ़ा लेती हैं। जैसे कि जून टू सितंबर बारिश होने पर रिवर्स का एरिया बढ़ जाता है। इस एरिया को कहा जाता है फ्लड प्लेन्स। अब इस टाइम पर रिवर्स जो भी सेडिमेंट्स बहाकर लाती हैं वो अपने किनारों पर डिपॉजिट कर देती हैं। मॉनसून चले जाने के बाद रिवर्स दोबारा पतली सी स्ट्रीम में बहना शुरू कर देती हैं, पर डिपॉजिट अभी भी वही है। रिवर्स के इसी डिपॉजिट को कहा जाता है न्यू एल्यूवियल मींस खादर, जो हर साल रिन्यू होता है। ये न्यू एल्यूवियम काफी ज्यादा फर्टाइल होता है और इसीलिए ये एग्रीकल्चर के लिए काफी आइडल भी होता है। जबकि भांगर वो सॉइल है जो रिवर्स बहुत साल पहले डिपॉजिट कर चुकी है, या कुछ साल बाद जब यही न्यू एल्यूवियल सॉइल दूसरी जगह शिफ्ट या ट्रांसपोर्ट हो जाएगी तो ये कहलाएगी ओल्ड एल्यूवियम मींस भांगर, क्योंकि अब ये पुरानी हो चुकी है। भांगर सॉइल न्यू एल्यूवियम के कंपैरिजन में कम फर्टाइल होती है और इसीलिए क्रॉप्स को ग्रो करते हुए हम इसमें ऐड करते हैं फर्टिलाइजर। होप आपको भाबर, तराई, खादर और भांगर जैसे टर्म समझ आए होंगे। लास्ट कुछ वीडियोस में हम हिमालयस और नॉर्दर्न प्लेन्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के थर्ड डिवीजन द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लैंड का वो पार्ट जो 3 साइड से वाटर से कवर हो उसे कहा जाता है पेनिनसुला, और ऐसा एलिवेटेड लैंड जिसका टॉप फ्लैट हो तो उसे कहा जाता है प्लेट्यू। अब जरा मैप में देखते हैं इंडिया के इस पार्ट को जो 3 साइड से वाटर से कवर होने के साथ साथ यहाँ एग्जिस्ट करता है प्लेट्यू, तो इसीलिए इसे कहा जाता है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसकी हाइट रिवर प्लेन से 150 मीटर अबव और इसका एलिवेशन 600 to 900 मीटर है। प्लेट्यू को बेसिकली टेबल लैंड भी कहा जाता है। इंडिया का ये प्लेट्यू इरेगुलर ट्रायंगल की तरह है। अब जरा बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के एक्सटेंशन मींस ये कहां तक फैला हुआ है, तो वो कुछ इस तरह है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में एग्जिस्ट करती हैं डेली रिज और ईस्ट में राजमहल हिल्स। गिर रेंजेस लाया करती हैं इसके वेस्ट में और कार्डामम हिल्स इसके साउथ में। बेसिकली ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का आउटर एक्सटेंट है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंट हमें नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, जैसे कि शिलोंग और कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बीच में ये गैप बना कैसे, तो याद कीजिए हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में जाना था मालदा फॉल्ट के बारे में। ये फॉल्ट नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाले प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग करता है। टाइम के साथ इस रीजन के डिप्रेशन को रिवर्स के द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स ने फिल कर दिया, जिस वजह से हमें यहाँ प्लेन्स देखने को मिलते हैं। अब पेनिनसुलर इंडिया बहुत से पैटलैंड प्लेट्यूज से मिलकर बनता है मींस बहुत से छोटे प्लेट्यूज, जैसे कि हजारीबाग प्लेट्यू, पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, कोयम्बटूर एंड कर्नाटका प्लेट्यू एटसेट्रा। दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया मींस ये इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंडमास है, क्योंकि इंडिया का ये लैंडमास एक टाइम पर पार्ट था गोंडवाना लैंड का। देन गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद पार्ट था ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, जिसे कहा जाता था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटने के बाद जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तब हमें हिमालयस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जबकि इंडिया का ये लैंडमास पहले से एग्जिस्ट करता था, इसीलिए ये ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंडमास कहा जाता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट मींस अगर हम इस प्लेट्यू के एलिवेशन को देखें तो इसका स्लोप ईस्ट की तरफ कुछ इस तरह टिल्टेड है, जिस वजह से इसका एलिवेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। पर ये हमें पता कैसे चलता है, तो इसका पता हमें इस रीजन से फ्लो होने वाली रिवर से चलता है। इस रीजन की मोस्टली रिवर वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, जो जाकर मिलती है बे ऑफ बंगाल में। क्या आप कमेंट करके यहाँ से फ्लो होने वाली कुछ रिवर्स के नाम बता सकते हैं, और साथ ही उन रिवर्स के बारे में भी जो फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ और जाकर मिलती हैं अरेबियन सी में। अब अगर बात करें इस रीजन के फिजियोग्राफिक फीचर्स की, तो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैलीज, स्पर्स, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स, सीरीज ऑफ हममॉकी हिल्स और डाइक्स भी। बट एक्चुअल में ये किस तरह के फिजियोग्राफिक फीचर हैं? सबसे पहले आते हैं टॉर्स पर। बड़े बड़े रॉक्स के इस तरह के स्ट्रक्चर को टॉर्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज ब्लॉक माउंटेन।
टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ के क्रस्ट पर हॉरिजॉन्टल फॉल्ट्स पड़ जाते हैं, जिस वजह से कई बार दो माउंटेन्स एक दूसरे से अलग हो जाने के कारण इनके बीच वाला हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाता है। अब इन ब्लॉक्स को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स, जबकि इनके बीच का पार्ट जो नीचे धंस चुका है वो बनता है रिफ्ट वैली। इंडिया के विंध्या और सतपुरा रेंजेस एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स का, और यहाँ की रिफ्ट वैली से फ्लो करती है नर्मदा रिवर। अब आते हैं स्पर्स पर। जब हिल्स के साइड में हमें बहुत छोटी छोटी हिल्स नजर आती हैं, जिन्हें कहा जाता है स्पर्स, देन इस रीजन में हमें बेयर रॉक्स भी नजर आती हैं, मींस ऐसी रॉक्स जहां के 90% एरिया पर वेजिटेशन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट इज हममॉकी हिल्स। मान लीजिए कोई एरिया चारों तरफ से हिल से कवर है। अब इन बड़ी हिल्स के बीच में छोटी छोटी हिल्स हैं, जिसे कहा जाता है हममॉकी हिल्स। देन आते हैं डाइक्स पर। जब एक रॉक्स में दूसरे तरह की रॉक्स एम्बेडेड हो, मींस हार्ड रॉक्स के बीच में दूसरे टाइप्स के रॉक्स का होना कुछ इस तरह, तो इसे कहा जाता है डाइक्स। अब इस रीजन में आपको बहुत से गॉर्ज भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें रिवर्स का तेज फ्लो क्रिएट करता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है ब्लैक सॉइल, जो आइडल होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। बट क्या आपने सोचा है कि यहाँ ब्लैक सॉइल का प्रेजेंस क्यों है? वो इसलिए जब इंडियन प्लेट ने ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटकर नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू किया, तब वो एक ऐसे हॉटस्पॉट से निकली जहां कंटिन्यूअसली वोल्केनो इरप्ट हो रहे थे। जब ये प्लेट उस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी, तब वो लावा इंडियन प्लेट में स्प्रेड हो गया, जिस वजह से आज भी इस रीजन में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, this peninsular plateau has undergone recurrent phases of upliftment and submergence accompanied by crustal faulting and fractures। मींस इंडियन प्लेट के नॉर्थ की तरफ मूव करने से ये प्लेट्यू बहुत से फेजेस से गुजरा है। कभी ये अपलिफ्ट हुआ तो कभी सबमर्ज, कभी इस पर फॉल्ट यानी क्रैक्स पड़े तो कभी फ्रैक्चर्स। ऐसा ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉल्ट है भीमा फॉल्ट, जिसे मेंशन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस फॉल्ट से फ्लो करती है भीमा रिवर, जो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। These partial variation have brought in elements of diversity in the relief of peninsular plateau। मींस इसी वजह से इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में तरह तरह के रिलीफ्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कॉम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ रिवाइंस एंड गॉर्जेस देखने को मिलते हैं। द रिवाइंस ऑफ चंबल, भिंड और मोरेना ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। रिवाइन से हमारा मतलब है ऐसा लैंड जो बहुत ज्यादा रफ होता है, बड़े बड़े चट्टानों के बीच में छोटे छोटे गड्ढों या नालियों का बन जाना, और ऐसा कंटिन्यूअस इरोजन के कारण होता है। अक्सर बारिश का पानी या एक टाइम पर इस एरिया में रिवर के फ्लो होने की वजह से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिवाइंस गलीज यानी नालियों से बड़े और वैलीज से छोटे होते हैं। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को उसके रिलीफ फीचर के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है 3 ब्रॉड ग्रुप्स में, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। लास्ट वीडियो में हमने बात की पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के इन तीनों डिवीजन्स को डिटेल से। सो लेट्स स्टार्ट। प्लेट्यू जो लाया करता है इंडिया के इस पार्ट में, उसे कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन ट्रैप। इस प्लेट्यू के वेस्टर्न बॉर्डर पर लाया करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न बॉर्डर पर ईस्टर्न घाट्स, और इसके नॉर्थ में लाया करती हैं सतपुरा, मैकाल और महादेव हिल्स। इस प्लेट्यू को बॉर्डर करने वाली वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पहले आते हैं वेस्टर्न घाट्स पर। बेसिकली इंडिया के इस पार्ट में लाया करती हैं माउंटेन रेंजेस, जिन्हें वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। वेस्टर्न घाट्स को लोकली डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में इन्हें जाना जाता है सह्याद्री के नाम से, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स के नाम से, और केरला में इन्हें जाना जाता है अन्नामलाई और कार्डामोम हिल्स के नाम से। इनका एलिवेशन ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, और यहाँ पड़ने वाली ये रेंजेस कुछ इस तरह कंटिन्यूअस हैं। इन रेंजेस का एवरेज एलिवेशन अबाउट 1500 मीटर है, और इन हिल्स की हाइट नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज होती है। इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक है अन्नामुदी, जो लाई करती है वेस्टर्न घाट्स के अन्नामलाई हिल्स में, और सेकेंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, जो लाई करती है नीलगिरी हिल्स में। ज्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट होती है इन्हीं वेस्टर्न घाट से, जो फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ, और ऐसा होने का रीजन है स्लोप, जो हम लास्ट वीडियो में भी जान चुके हैं। मेनली इस प्लेट्यू का स्लोप वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। अब आते हैं ईस्टर्न घाट्स पर। ईस्टर्न घाट्स में लाया करने वाली रेंजेस डिसकंटिन्यूअस और काफी लो हैं।
मीन्स यहाँ पड़ने वाली रेंजेस वेस्टर्न घाट्स में पड़ने वाली रेंजेस की तरह कंटिन्यूअस नहीं है, और ऐसा होने का रीजन है यहाँ से फ्लो होने वाली रिवर्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू की मोस्टली रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से और फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए ये रिवर्स ईस्टर्न घाट्स के हिल्स को अपने तेज फ्लो से कट कर देती हैं, जिससे इस रीजन में डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और ये रिवर्स जाकर मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में। रिवर्स के द्वारा इन रेंजेस को इरोड कर देने की वजह से यहाँ के ये रेंजेस कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ से फ्लो करने वाली कुछ रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एटसेट्रा। और यहाँ पड़ने वाली कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है जावदी हिल्स, पेलकोंडा रेंजेस, नालामाला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स एटसेट्रा। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स एक दूसरे से मीट करते हैं नीलगिरी हिल्स पर। तो ये था डेक्कन प्लेट्यू। अब आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के दूसरे डिवीजन द सेंट्रल हाईलैंड पर। पेनिनसुलर प्लेट्यू के इस डिवीजन को कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू और इसके नॉर्थ में लाई करता है सेंट्रल हाईलैंड। सबसे पहले जानते हैं सेंट्रल हाईलैंड के एक्सटेंशन के बारे में। इसके वेस्ट में लाई करती हैं अरावली रेंजेस और साउथ में सतपुरा रेंजेस जो काफी ज्यादा रिलेक्ट माउंटेन रेंजेस हैं। मेनली सेंट्रल हाईलैंड में जो भी माउंटेन रेंजेस हैं वो काफी ज्यादा इरोडेड हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये सतपुरा रेंजेस डेक्कन प्लेट्यू की नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती हैं। ये रेंजेस कंटिन्यूअस ना होकर काफी ज्यादा रिलेक्ट हैं। मींस इन रेंजेस में बहुत से कट हैं जो हाईली ड्यूनेटेड हैं, क्योंकि इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से इन रेंजेस की हाइट कम हो चुकी है। इन रेंजेस का एलिवेशन मीन सी लेवल से 600 से 900 मीटर के बीच में है। अगर हम एक बार इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो इसका कुछ पार्ट जैसलमेर के वेस्ट में भी दिखाई देता है, जहां ये प्लेट्यू कवर है बहुत सी सैंड रिजेस और सैंड ड्यून से, जिन्हें बारखान भी कहा जाता है। बारखान डेजर्ट में बने इस तरह के लैंडफॉर्म को कहा जाता है। इनके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। अब ये रीजन बहुत से मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस से होकर गुजरा है, इसलिए यहाँ पाई जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे कि मार्बल, स्लेट, नीज एटसेट्रा। मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली उन्हें कहा जाता है जब सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सेसिव हीट और प्रेशर में किसी और रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर इस सेंट्रल हाईलैंड रेंजेस के जनरल एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पर पड़ने वाली रेंजेस का एलिवेशन मीन सी लेवल से 700 से 1000 मीटर अबव है और इस हाईलैंड का स्लोप नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में कुछ इस तरह है। एक बार ध्यान से देखिए, अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के इस पार्ट की बात करें तो इसका जनरल एलिवेशन वेस्ट से इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह है और इसीलिए वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। बट जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के इस पार्ट की बात करते हैं जिसे सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, तो इसका स्लोप नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ कुछ इस तरह है और इसीलिए विंध्यास रेंजेस और कैमूर हिल से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे कि चंबल, बेतवा, केन एटसेट्रा। ये रिवर्स नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए ज्वाइन करती है यमुना रिवर को, इसीलिए ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। ऐसे ही एक और रिवर है बानस जो ओरिजिनेट होती है अरावली के वेस्ट से। देन ये बानस रिवर जाकर मिलती है चंबल रिवर से, देन चंबल जाकर मिलती है यमुना रिवर में। एट लास्ट सेंट्रल हाईलैंड ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करता है राजमहल हिल्स तक और इन हिल्स के साउथ में लाई करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहां बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये था सेंट्रल हाईलैंड। अब आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के थर्ड डिवीजन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की तरफ। इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन हमें नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है और ऐसा हुआ ड्यू टू नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि ये पेनिनसुलर ब्लॉक पहले से ही एग्जिस्ट करता था और पार्ट था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। जब इस ब्लॉक ने ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटकर नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू किया, देन ये टकराया यूरेशियन प्लेट से, जिस वजह से हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही इस रीजन में फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग भी हुई, जिस वजह से यहाँ एक फॉल्ट क्रिएट हुआ जिसे कहा जाता है मालदा फॉल्ट। ये फॉल्ट क्रिएट हुआ राजमहल और मेघालय प्लेट्यू के बीच में। इस फॉल्ट ने इस रीजन में एक डिप्रेशन को क्रिएट कर दिया और टाइम के साथ इस डिप्रेशन को फिल किया यहाँ से फ्लो होने वाली रिवर्स के डिपोजिट्स ने। मेनली यहाँ से फ्लो होती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, जो इस रीजन में अपने सेडिमेंट्स को डिपोजिट कर देती हैं, जिस वजह से ये डिप्रेशन फिल होता गया और आज हमें यहाँ प्लेन्स नजर आते हैं।
और इसीलिए आज मेघालय और कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग नजर आता है। अब ये है मेघालय एंड कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू को फर्दर 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है, द गारो, खासी एंड जांतिया हिल्स। इनका ये नाम यहाँ रहने वाली ट्राइबल ग्रुप्स के नाम पर रखा गया है। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू की, तो ये मेघालय प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, बट कर्बी एंगलोंग पार्ट है असम का। अब मेघालय प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरह मिनरल रिसोर्सेस में काफी ज्यादा रिच है, जैसे कि यहाँ पाया जाता है कोल, आयरन ओर, सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम। एट लास्ट इंडिया का ये रीजन रिसीव करता है मैक्सिमम रेनफॉल, क्योंकि मॉइस्चर लेडन विंड जो ऑरिजिनेट होती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, जिसे कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून। ये विंड सबसे पहले इस रीजन में पहुंचती है। अब क्यों? क्योंकि मेघालय में हिल्स हैं, जिस वजह से मॉइस्चर लेडन विंड इस रीजन में जाकर क्रैप्ट हो जाती है, और इसीलिए मेघालय के चेरापूंजी में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। इसे और ज्यादा डिटेल से हम क्लाइमेट चैप्टर में जानेंगे। बहुत ज्यादा बारिश की वजह से मेघालय प्लेट्यू का सरफेस काफी ज्यादा इरोड हो चुका है, मींस टूट फूट चुका है। यहाँ की सॉइल पानी के तेज फ्लो में बह जाती है, और इसीलिए चेरापूंजी एक बेयर रॉकी सरफेस की तरह नजर आता है, जहाँ कोई परमानेंट वेजिटेशन नहीं पाई जाती है। तो ये था पेनिनसुलर प्लेट्यू का 3rd डिवीजन, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब तक हम इंडिया के 3 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को कंप्लीट कर चुके हैं, द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के 4th फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में, जो है द इंडियन डेजर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया के इस पार्ट में लाया करती हैं अरावली रेंजेस, और इन रेंजेस के नॉर्थ वेस्ट में लाया करता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस लैंड पर हमें बहुत से लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और बारखंस देखने को मिलते हैं। सैंड से बने इस तरह के स्ट्रक्चर को ड्यून्स कहा जाता है। इस रीजन में विंड चलने से सैंड विंड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना देती है, जिन्हें बारखंस कहा जाता है। इस रीजन में बहुत ही कम रेनफॉल होता है, बिलो 150 mm पर ईयर, और इसी वजह से ये रीजन बहुत ज्यादा एरिड है, जहाँ बहुत ही कम वेजिटेशन पाई जाती है। इन्हीं फीचर्स की वजह से इस रीजन को मरुस्थली कहा जाता है। अब चलते हैं इस रीजन से जुड़ी कुछ खास और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ, जैसे कि इट इज बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द मेसोजोइक इरा दिस रीजन वाज अंडर द सी। मेसोजोइक इरा, जिसे एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, ये ज्योग्राफी में वो इरा है जब अर्थ पर रेप्टाइल्स का आना शुरू हुआ था। माना जाता है उस टाइम पर इंडिया का ये पार्ट सी के अंडर था, पर ऐसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम टाइम पर हमें अर्थ पर बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये चेंजेस होते हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। इन फोर्सेस की वजह से पहले पेंजिया से टूटकर लोरेशिया और गोंडवाना लैंड देखने को मिलता है। देन फर्दर लोरेशिया और गोंडवाना लैंड ने भी ब्रेक डाउन होना शुरू कर दिया, जिस वजह से कॉन्टिनेंट हमें प्रेजेंट फॉर्म में नजर आते हैं। और इसीलिए ऐसे कई एविडेंसेस हैं जिनसे ये पता चलता है कि इंडिया का ये पार्ट एक टाइम पर सी के अंदर मौजूद था, जैसे कि वुड फॉसिल पार्क जो आकल में है, और मरीन डिपॉजिट्स जो जैसलमेर के पास लोकेटेड ब्रह्मसार के आसपास पाए जाते हैं। क्वेश्चन यही है कि मरीन डिपॉजिट्स यहाँ पहुंचे कैसे? तो जाहिर है ये पार्ट सी के अंदर था, इसीलिए आज यहाँ मरीन डिपॉजिट्स के एविडेंसेस पाए जाते हैं। यहाँ से मिले ये फॉसिल्स करीब 180 मिलियन ईयर्स यानी 18 करोड़ साल पुराने हैं। अब अगर इस डेजर्ट के नीचे मौजूद रॉक्स के स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो इन रॉक्स से पता चलता है कि इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू इस रीजन तक एक्सटेंड करता है। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। अब यहाँ एक्सट्रीम एरिड कंडीशन होने की वजह से वेदरिंग यहाँ एक कॉमन फिनोमिना है। विंड के एक्शन और फिजिकल वेदरिंग की वजह से यहाँ डेजर्ट लैंड के अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मशरूम रॉक्स। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर को मशरूम रॉक्स कहा जाता है, और क्यों? तो रीजन आप खुद समझ सकते हैं। इन रॉक्स की शेप की वजह से, बेसिकली विंड की वजह से इन रॉक्स की वेदरिंग होती है, जिस वजह से ये कुछ इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ड्यून्स। विंड की डायरेक्शन में सैंड के कुछ इस तरह के ड्यून्स का बनना सैंड ड्यून्स कहलाता है। ये ड्यून्स विंड की डायरेक्शन में शिफ्ट होते रहते हैं, इसीलिए इन्हें शिफ्टिंग ड्यून्स कहा जाता है। इसके अलावा इस रीजन के साउदर्न पार्ट में पाए जाते हैं ओसीज, मींस डेजर्ट में ऐसा रीजन
जहां वाटर सरफेस पर आ जाता है। अब ओरिएंटेशन के बेसिस पर इस रीजन को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, नॉर्थ और साउथ में। नॉर्दर्न पार्ट का स्लोप कुछ इस तरह सिंध की तरफ है, जबकि साउदर्न पार्ट का स्लोप रन ऑफ कच्छ की तरफ है। इन सब के अलावा यहाँ से फ्लो होने वाली रिवर्स एफिमरल हैं, मीन सीजनल, जो साल भर फ्लो नहीं करती हैं। एक टाइम के बाद ये रिवर्स ड्राई हो जाती हैं, और ऐसा होता है ड्यू टू लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई इवेपोरेशन मेक इट अ वाटर डेफिशिएंट रीजन। मीन जैसा कि हम जानते हैं यहाँ रेनफॉल काफी कम होता है, और यहाँ थोड़ा बहुत पानी जो मौजूद होता है वो बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से इवेपोरेट हो जाता है। इसी वजह से ये रेन डेफिशिएंट रीजन बनता है, जहाँ पानी की कमी देखने को मिलती है। इस रीजन के साउदर्न पार्ट से फ्लो करती हैं लूनी रिवर। इसके अलावा यहाँ से कुछ और स्ट्रीम्स भी फ्लो होती हैं, जो थोड़े डिस्टेंस तक फ्लो करने के बाद गायब हो जाती हैं। पर ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, लूनी रिवर जो ओशन तक पहुंचने से पहले इनलैंड ही अपना पानी ड्रेन कर देती है, मोस्ट प्रोबेबली किसी ओसीज में जहां लूनी रिवर अपना पानी डंप कर देती है, या फिर यहाँ की स्ट्रीम्स किसी लेक या पलाया को ज्वाइन कर देती हैं। डेजर्ट रीजन के बीच में पाए जाने वाली ड्राई लेक्स को पलाया कहा जाता है। इन लेक्स में थोड़े टाइम के लिए ही पानी रहता है। तेज इवेपोरेशन के कारण ये पानी सूख जाता है। यहाँ के लेक्स और पलायास में ब्रैकिश वाटर पाया जाता है, मीन्स खारा पानी, जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, इसीलिए यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है सॉल्ट। फाइनली हम इंडियन डेजर्ट को भी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक और फिजियोग्राफिक डिवीजन द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्लेन एक फ्लैट रीजन को कहा जाता है, और इंडिया की इस कोस्टल लाइन पर लाए करते हैं प्लेन्स, जिन्हें कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के साइड पर इस तरह का स्ट्रेच दिखाई देगा। बेसिकली इसे ही कोस्टल प्लेन कहा जाता है। समंदर से सटा प्लेन एरिया जहां एग्रीकल्चर पॉसिबल है। अब लोकेशन और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस के बेसिस पर इन कोस्टल प्लेन्स को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब पहले डिटेल से जानते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स, मीन्स इंडिया का ये कोस्टल रीजन पानी में डूबा हुआ है। ऐसा माना जाता है द्वारका सिटी, जो कभी इंडियन मेनलैंड का पार्ट हुआ करती थी, इसी वेस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड थी, जो पानी में सबमर्ज्ड हो चुकी है। पानी में सबमर्जेंस हो जाने की वजह से ये कोस्ट एक नैरो बेल्ट है। बट इस कोस्ट के नैरो होने के कई और रीजंस भी हैं, जैसे कि इस कोस्ट के वेस्टर्न एज पर काफी बारिश होती है, और यहाँ से फ्लो होने वाली रिवर्स बहुत लिमिटेड है, जैसे कि नर्मदा, तापी, जो फ्लो करती हैं रिफ्ट वैलीज से, जिस वजह से ये रिवर्स बहुत ज्यादा इरोजन नहीं करती हैं, और इरोजन ना होने की वजह से ये रिवर्स सेडिमेंट्स को डिपॉजिट नहीं करती हैं। इन शॉर्ट, वेस्टर्न कोस्ट पर डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ऐसा होने से कोई नया लैंड नहीं बनता है, और यही रीजन है जिस वजह से ये कोस्ट ब्रॉड नहीं हो पाया है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई काफी ज्यादा है। अब डेल्टा का फॉर्मेशन ना होने से यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ना के बराबर है। जब हम वेस्टर्न कोस्ट पर अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ गहराई काफी ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पोर्ट्स और हार्बर्स को डेवलप करने के लिए एक नेचुरल कंडीशन मिल जाती है, क्योंकि पोर्ट्स पर बड़े बड़े शिप्स को ड्रॉप करने के लिए गहराई की जरूरत होती है, और ये गहराई मिलती है वेस्टर्न कोस्ट पर। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं कांडला, माजागांव, जेएलएन पोर्ट, जिसे नावा शेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, मारमागांव, मंगलौर, कोचीन एटसेट्रा। अब ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड करता है नॉर्थ में गुजरात कोस्ट से साउथ में केरला कोस्ट तक। इस पूरे वेस्टर्न कोस्ट को डिवाइड किया जाता है 4 जोन्स में। नंबर 1, द कच्छ एंड काथियावाड़ कोस्ट इन गुजरात। नंबर 2, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, गोवन कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट इन कर्नाटका एंड केरला। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मिडिल से काफी नैरो, जबकि नॉर्थ और साउथ की तरफ ब्रॉड हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मालाबार कोस्ट हैज गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स। मेनली ये कोस्ट, जिसे केरला में मालाबार कोस्ट कहा जाता है, यहाँ देखने को मिलते हैं कयाल्स। बट ये है क्या? बेसिकली इसे बैक वाटर भी कहा जाता है, जहाँ सी और रिवर का वाटर मिल जाता है। इन कयाल्स को यूज किया जाता है फिशिंग,
इनलैंड नेविगेशन के लिए, और ये टूरिस्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हर साल केरला के पुन्नामादा कयाल में बोट रेस की जाती है और जीतने वाले को दी जाती है फेमस नेहरू ट्रॉफी। अब आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर। वेस्टर्न कोस्ट काफी नैरो है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट काफी ज्यादा ब्रॉड है। बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट एग्जाम्पल है इमर्जेंट कोस्ट का, क्योंकि अलग अलग रिवर्स जो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और जाकर मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में, इस कोस्ट पर अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है डेल्टा का और लैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी कुछ ऐसी मेन रिवर्स हैं जो यहाँ डेल्टा को डिपॉजिट करती हैं, और यही रीजन है कि ये कोस्ट वेस्टर्न के कंपैरिजन में काफी ब्रॉड है। यहाँ बहुत ही कम पोर्ट्स और हार्बर्स हैं, क्योंकि यहाँ की कॉन्टिनेंटल शेल्फ सी में 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। मींस यहाँ गहराई बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ गुड पोर्ट्स और हार्बर्स डेवलप करना काफी डिफिकल्ट है। यहाँ के कुछ पोर्ट हैं चेन्नई पोर्ट, इन्नौर पोर्ट एटसेट्रा। तो ये था हमारे इंडिया में लाए करने वाला एक और फिजिकल फीचर, द कोस्टल प्लेन्स। फाइनली हम चैप्टर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में दिए गए इंडिया के मोस्टली फिजिकल फीचर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की द कोस्टल प्लेन्स के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया के लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन द आइलैंड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया के दो मेजर आइलैंड ग्रुप लोकेटेड हैं बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में लाए करने वाले आइलैंड ग्रुप मिलकर बनते हैं करीब 572 आइलैंड्स या आइलेट्स से। मेनली आइलैंड्स बड़े लैंड मासेस, जबकि आइलेट्स स्मॉल और टाइनी लैंड मासेस को कहा जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। यहाँ के दो प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में शामिल है रेड सी आर्किपेलागो और लेब्रानिथ आइलैंड। बे ऑफ बंगाल में लाए करने वाले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अंडमान जो लाए करता है नॉर्थ में और निकोबार साउथ में, और इन दोनों को सेपरेट करती है वाटर बॉडी जिसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। मीन्स ये आइलैंड्स डूबे हुए माउंटेन का एलिवेटेड पोर्शन है। पर कैसे? हम जानते हैं इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने की वजह से हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। इन हिमालयस का एक्सटेंट हमें नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है। अब यही रेंजेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करते हुए अरुणाचल प्रदेश में देवू पास से साउथ की तरफ बेंड हो जाती हैं, जिससे ये रेंजेस साउथ की तरफ रन करते हुए सी के नीचे चली जाती हैं और सी के अंदर ये एक माउंटेन चेन के रूप में दिखाई देती हैं। और प्रेजेंट में यही माउंटेन चेन अंडमान और निकोबार के फॉर्म में बाहर दिखाई देती है। मीन्स हम कह सकते हैं अंडमान और निकोबार इंडियन प्लेट का ही पार्ट है। इसके अलावा कुछ स्मॉलर आइलैंड्स भी हैं जिनका फॉर्मेशन वोल्केनो के ओरिजिन होने से हुआ है। बैरन आइलैंड इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है जो सिचुएटेड है निकोबार में। अंडमान के कोस्ट पर बहुत से कोरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ये आइलैंड रिसीव करता है कन्वेक्शनल रेनफॉल और यहाँ पे पाई जाती है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल से हमारा मतलब है जब एक्सेसिव हीट की वजह से पानी वार्म होगा, जिससे शुरू होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बाद होगा कंडेंसेशन, मींस वेपर का ठंडा होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होना। देन होगा प्रेसिपिटेशन, मींस रेनफॉल। रेनफॉल के टाइप्स को अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब ज्यादातर इस तरह का रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है, क्योंकि ये रीजन सन की डायरेक्ट हीट को रिसीव करता है, जिस वजह से यहाँ बहुत गर्मी होती है। ये रीजन लाया करता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक्सेसिव रेनफॉल होने से इस रीजन में रिच वेजिटेशन पाई जाती है और इसी वेजिटेशन को कहा जाता है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार में साउथ वेस्ट मानसून का फिनोमिना भी काफी एक्टिव रहता है। बेसिकली अरेबियन सी से ऑरिजिनेट होती है मॉइस्चर लेडन विंड, जिसे साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। बट अंडमान और निकोबार में बारिश साउथ वेस्ट मानसून पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि ये रीजन इक्वेटर के काफी क्लोज है, जिस वजह से यहाँ बहुत गर्मी होने से ज्यादातर कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है।
अब अगर अंडमान एंड निकोबार की इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक की बात करें तो वो कुछ इस तरह है। सैडल पीक जो लाया करती है अंडमान के नॉर्थ में, दियावलो जो लाया करती है मिडिल अंडमान में, कोयोब अंडमान के साउथ में, एट लास्ट माउंट थूलियर लाया करता है ग्रेट निकोबार में। अंडमान और निकोबार के बाद अब आते हैं अरेबियन सी में लाया करने वाले आइलैंड लक्षद्वीप और मिनिकॉय पर। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड लाया करते हैं बिटवीन 8 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। ये आइलैंड केरला कोस्ट से 280 किलोमीटर टू 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं। लक्षद्वीप के कुछ मेन आइलैंड्स हैं कावरती, अगाती, अमीनी, कदमत, किल्तन, कल्पेनी, मिनिकॉय एटसेट्रा। अब ये पूरा आइलैंड ग्रुप कोरल डिपॉजिट से बना है, बट ये कोरल्स है क्या? बेसिकली इन्हें कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। ये थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल्स हैं। जब भी ये थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टाइनी एनिमल्स मिल जाते हैं तो ये कोरल्स बनाते हैं। ये पॉलिप्स शैलो वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मींस ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ज्यादा डीप वाटर में सरवाइव नहीं करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर एक सॉफ्ट बॉडी डेवलप करते हैं जिसे कैल्सेरियस स्केलेटन कहा जाता है, क्योंकि इनका स्केलेटन कैल्शियम से बना होता है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन पॉलिप्स में वाटर में प्रेजेंट सॉल्ट से कैल्शियम खींचने की एबिलिटी होती है। मींस ये पॉलिप्स सी वाटर में प्रेजेंट सॉल्ट से कैल्शियम खींचकर अपने हार्ड स्केलेटन को बना लेते हैं और फिर ये पॉलिप्स सी के रॉकी सरफेस पर धीरे धीरे अपने स्केलेटन बनाता जाता है और जैसे जैसे ये पॉलिप्स मरते जाते हैं नए पॉलिप्स आते रहते हैं और वैसे वैसे स्केलेटन के ऊपर स्केलेटन जमा होते रहते हैं जिससे एक रॉकी मास बनता जाता है और इसी से एक पूरी कोरल रीफ बन जाती है। देन जब यही रीफ ऊपर आकर पानी पर सतह बना लेगी तो वो एक आइलैंड बन जाएगा, जिसका प्रेजेंट में एग्जाम्पल है लक्षद्वीप। अब ये टोटल 36 आइलैंड्स हैं जिनमें से 11 इनहैबिटेड हैं, मींस जहां लोग रहते हैं। मिनिकॉय यहाँ का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है जिसका टोटल एरिया 4.53 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ में पड़ने वाले अमेनी आइलैंड के ग्रुप को और साउथ में पड़ने वाले कैननौर आइलैंड के ग्रुप को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस सारे आइलैंड को मिलाकर बनता है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब इस पूरे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड के साउथ में लाया करता है मिनिकॉय आइलैंड और इन दोनों को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। अब मिनिकॉय मालदीव्स के काफी क्लोज है और इसीलिए मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। इन आइलैंड पर बीचेस, अनकंसोलिडेटेड पेबल्स, शिंगल्स, कॉबल्स एंड बोल्डर्स देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारे इंडिया का लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, द आइलैंड्स। आप प्लेलिस्ट पर जाकर इंडिया के सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में जान सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।